नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका प्रोक्सिमा एजुकेशन अब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा है, वैसे ही आज नई स्लाइड लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो सीईटी और अन्य महत्वपूर्ण सभी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आज हम चालू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से अपादान तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है। तो यहाँ पे अपादान तत्पुरुष का उदाहरण पूछा है अपने को। तत्पुरुष का उदाहरण कौन सा है अपादान तत्पुरुष का। तो अपादान तत्पुरुष जिसमें अलग होने का अर्थ प्रकट होता है उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। तो अपादान तत्पुरुष का उदाहरण हो गया सेवानिवृत्त, यानी सेवा से निवृत्त, सेवा से अलग हो रहा है, सेवा से निवृत्त हो रहा है, तो अपादान तत्पुरुष हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। क्या पूछा है इसमें, स्वर संधि पूछी गई है। किस शब्द में स्वर संधि है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि। निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर संधि है। तो यहाँ पे स्वर संधि पूछी गई है। स्वर संधि अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा, अनु प्लस ऐषण। संयोग, संयोग का क्या होगा, समधन योग, समधन योग, संयोग। सन्मति, सन्मति का होगा सत प्लस मति, ये किसका होगा, सन्मति का। नमस्ते का नमः धन अस्ते, नमस्ते। तो इसमें स्वर संधि कौन सी है। स्वर संधि क्या होती है, जहां पर दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो यहाँ पे उ प्लस ए, उ और ए मिलकर यहाँ पर विकार उत्पन्न हो रहा है। उ का क्या बन रहा है, उ का व बन रहा है। तो कौन सी संधि हो गई, यण संधि हो गई। तो इसमें स्वर संधि का उदाहरण कौन सा हो गया, अन्वेषण। अन्वेषण क्या हो गया, स्वर संधि का उदाहरण। अनुधन ऐषण, अन्वेषण। नेक्स्ट है, कौन से शब्द समूह में सभी शब्द किरण के पर्यायवाची है। यहाँ पर क्या है, किरण का पर्यायवाची ढूंढना है हमें कि सभी शब्द कौन से शब्द समूह में किरण के पर्यायवाची है। तो किरण के पर्यायवाची कौन से होंगे, यहाँ पर आपको पर्यायवाची आते होंगे। किरण के पर्यायवाची कौन से हैं, तो किरण के पर्यायवाची बताइए जल्दी से हमें। निम्नलिखित में से सभी शब्द किरण के पर्यायवाची हैं। तो किरण के पर्यायवाची यहाँ पे रश्मि, अंशु और मारीच, ये सब क्या है, किरण के पर्यायवाची हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, रश्मि, अंशु और मारीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हम शक्ल में उपसर्ग है। यहाँ पर उपसर्ग पूछा गया है हमें, हम शक्ल में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग ऐसे पूछा गया है कि क्या उपसर्ग, ये नहीं पूछा गया है, ये पूछा गया है कि हिंदी का उपसर्ग है या अंग्रेजी का उपसर्ग है या संस्कृत का उपसर्ग है या उर्दू का उपसर्ग है। तो किस प्रकार का उपसर्ग है। तो हम शक्ल में किस प्रकार का उपसर्ग है, हम शक्ल में उर्दू का उपसर्ग होगा। क्या होगा, हम क्या है, उर्दू का शब्द है, तो कैसा उपसर्ग होगा, उर्दू का उपसर्ग होगा। नेक्स्ट है आपके, दिन भर शब्द में कौन सा समास। क्या पूछा है, दिन भर शब्द में समास पूछा है। दिन भर, दिन भर का क्या हो जाएगा, समास विग्रह। दिन भर का हो जाएगा पूरे, पूरे दिन। दिन भर शब्द का समास विग्रह, जिसको हम समास को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे दिन। तो दिन भर शब्द में कौन सा समास हो गया, पूरे दिन, यानी तत्पुरुष समास। कैसे हुआ तत्पुरुष समास, क्योंकि इसमें कर्तव्य प्रधान है। नेक्स्ट क्या है अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिमणि शब्द युग्म का सही अर्थ है। यहाँ पे मणिमणि शब्द युग्म का अर्थ प्रकट करना है अपने को। तो एक मणि, एक मणि क्या होता है, अरे भाई तू का नागमणि ले मान लोगे,
तो क्या होता है एक मणि तो होती है जो सर्प में होती है, और एक होती है जो रत्न के आभूषणों में जो जड़ती है, उसे भी एक मणि कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, रत्न और सर्प, क्या अर्थ हो जाएगा, मणि मणि का तो हो जाएगा रत्न और इसका हो जाएगा सर्प, का तो हो जाएगा रत्न और इसका हो जाएगा सर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन है। इसके विषय में पूछा गया है यहाँ पे असत्य कथन, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन पूछा गया है। तो ज्ञापन के विषय में असत्य कथन कौन सा है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है और न भवदीय स्वनिर्देशन। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ज्ञापन एक ही मंत्रालय विभाग अथवा शाखा में समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारियों को दिया जाता है। तो क्या पूछा है, असत्य कथन पूछा है हमने को, ज्ञापन में असत्य कथन कौन सा है, असत्य कथन पूछा है। तो ज्ञापन एक ही मंत्रालय में विभाग में अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारियों को दिया जाता है। तो क्या है, ये तो सही है बिल्कुल, अपने को असत्य पूछा है ना, तो ये तो सही है। दूसरा है ज्ञापन अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है, अन्य पुरुष की शैली में लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो महोदय और न ही भवदीय, किसी का भी ये निर्देशन नहीं होता है, तो ये भी सही है। तो इसका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, ये क्या हो जाएगा, असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया, क्या पूछा है यहाँ पर, अकर्मक क्रिया पूछा गया है। अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़ के कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो अकर्मक पूछा है, माताजी कपड़े धो रही है, क्या धो रही है, कपड़े, तो किस पे पड़ गया, कर्ता पर नहीं पड़ के कर्म पर पड़ गया, तो सकर्मक क्रिया हो गई। पत्र लिखना, इसमें भी कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। पूजा कर रही है, तो इसमें भी कौन सी हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। हेमलता हंसती है, कौन हंसती है, हेमलता हंसती है, तो कौन है हेमलता, हेमलता है कर्ता, तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा, कर्ता पर, तो आपका आंसर क्या हो गया, कर्मक क्रिया क्या हो गई, हेमलता हंसती है। नेक्स्ट है अपना, रिम्बर्स के लिए सही पारिभाषिक शब्द है, तो इसका सही पारिभाषिक शब्द पूछा गया है रिम्बर्स का। तो रिम्बर्स का सही पारिभाषिक शब्द हो जाएगा क्षतिपूर्ति, क्या हो जाएगा, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदामिनी का शुद्ध रूप है, तो यहाँ पर आपको सौदामिनी का शुद्ध रूप बताना है। तो शुद्ध रूप बताओ, देखिए सौदामिनी का शुद्ध रूप क्या होगा, सौदामिनी का शुद्ध रूप क्या होगा बताओ। यहाँ पे तो क्या है, बड़ी की मात्रा लगी हुई है, तो यह तो गलत हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके छोटी की मात्रा है, यहाँ पे दोनों सही है, तो सौदामिनी का शुद्ध रूप ये हो जाएगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी टेक हो गई है, इसमें इसका क्या होता है, प्रतिपूर्ण होता है, सॉरी क्या होता है इसका, प्रतिपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छप्पर पर पूछ न होना मुहावरे का अर्थ है, क्या है, छप्पर पर पूछ न होना, छप्पर पर पूछ ही नहीं है भाई तेरे, तो छप्पर पर पूछ न होना मुहावरे का अर्थ है। क्या मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, छप्पर पर पूछ न होना, छप्पर पर पूछ न होना मुहावरे का अर्थ पहले भी अपनी क्लासों में आ चुका है, आपने प्रीवियस जो क्लासें हैं, जो पहले हमने क्लासें डाल रखी है, उसमें यही सेम टू सेम मुहावरा हमारे लगभग दो क्लासों में अब तक आ चुका है। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं
उसकी 2 क्लासों में अब तक ये पूछा जा चुका है कि छप्पर पर पूछ न होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो आप सभी को आता होगा, अगर आपने पहले की क्लासें देखी होगी, और नहीं देखी है तो उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके मिस हो रहे हैं उनको आपको देखना जरूरी है। तो इसका क्या होगा, छप्पर पर पूछ न होना अत्यंत गरीब होना। अरे भाई, छप्पर पर कुण के पूछ नौलो, कुण का नौलो पूछ छप्पर पे, जो गरीब हो लो भी गई तो नौलो, बाकी सबका तो एवलो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। क्या पूछा है इसमें, मध्यम पुरुष। पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं पुरुष, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। कौन कौन से होते हैं पुरुष 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और अन्य। कितने प्रकार के होते हैं पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा होता है, वक्ता, वक्ता को क्या बोलते हैं, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष होता है श्रोता। क्या होता है, मध्यम पुरुष श्रोता। और अन्य पुरुष कौन होता है, जो वक्ता और श्रोता के अलावा, वक्ता और श्रोता के अलावा जो तीसरा व्यक्ति होता है वो होता है अन्य पुरुष। तो क्या पूछा है इसमें, मध्यम पुरुष सर्वनाम, आप बीमार हो गए, मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह चली गई, हम नहीं जाएंगे। तो इसमें श्रोता कौन है, अपने आप, ये तो स्वयं के लिए हो गया, यानी उत्तम पुरुष हो गया। वह चली गई, तो ये किसी अन्य के लिए हो गया, अन्य पुरुष हो गया। वह पता नहीं कौन है, चली गई। हम नहीं जाएंगे, हम में क्या है, ये भी निजवाचक हो गया, निजवाचक यानी उत्तम पुरुष खुद वक्ता के लिए। तो यहाँ पे क्या है, आप बीमार हो गए थे, आप बीमार हो गए, तो ये किसके लिए बोला गया है यहाँ पर, आप कौन है, जो श्रोता है उसको ही तो बोल रहे हैं कि आप बीमार हो गए थे, अब ठीक हो गए क्या। ये पूछेंगे ना, आप पूछोगे किसी से तो क्या पूछोगे, वे आप तो बीमार हो गए थे, अब कैसे हो, ठीक हो, क्या हो। तो इसके मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है, श्रोता होता है, आप बीमार हो गए थे, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आप बीमार हो गए थे। नेक्स्ट है अपना, किस शब्द में अव्ययीभाव समास है। क्या पूछा है यहाँ पर, अव्ययीभाव समास पूछा है। तो अव्ययीभाव समास आपने सबने पढ़ रखा है, अव्ययीभाव समास क्या होता है। अव्ययीभाव इतनी बार आ चुका है अपने, तो किस समास में, किस शब्द में होगा अव्ययीभाव समास, सज्जन, सज्जन में क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट है अपना, एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद है। एक एक शब्द का संधि विच्छेद पूछा है यहाँ पर। एक एक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, 1 + 1, एका एक, एक धन एक और एका एक। तो क्या हो जाएगा एक एक शब्द का संधि विच्छेद। इसमें क्या है, डबल मात्रा लगी हुई है, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होगा। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, 1 1। ये क्या है, संधि में अपवाद है, इसमें क्या के बाद ए आ रहा है, तो इसमें डबल मात्रा हो जाएगी, ना कि सिंगल मात्रा। नेक्स्ट है, मोर का पर्यायवाची। मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। सीधा सीधा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, देखो सब में पूछता है कौन सा नहीं है। अगर सत्य है असत्य पूछ रहा है तो कौन सा एक सत्य है या फिर कौन सा एक असत्य है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर मोर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सारंग, सारंग मोर का पर्यायवाची होता है। मयूर, मयूर भी मोर का पर्यायवाची होता है। केकी, केकी भी मोर का पर्यायवाची होता है। तो कौन सा बच गया, केसरी, केसरी क्या है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। केसरी क्या है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है। एक
प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रत्येक का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रति प्लस एक, प्रत्येक। ई का ये हो जाता है, ई का तो क्या हो जाएगा? ई का तो हो जाएगा ये, और एक की क्या ऊपर मात्रा लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक। त का स्वर इधर निकल जाएगा, ई त का स्वर निकल के ई का तो ये हो जाएगा, तो त तो हो जाएगा अर्ध स्वर, अर्ध अर्ध हो जाएगा ना त तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? प्रत्येक। तो कौन सा हो गया? बी, प्रति तत्। कौन सा उपसर्ग हो गया? प्रति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ है? क्या पूछा है? किसमें द्वंद्व समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो द्वंद्व समास का प्रयोग किसमें नहीं हुआ है ये बताना है आपको। कंदमूल, कंद और मूल, कौन सा समास है? द्वंद्व समास। दाल रोटी, दाल और रोटी, कौन सा समास है? इसमें भी द्वंद्व समास है। जीवन और जीवन और मरण, इसमें कौन सा समास है? इसमें भी द्वंद्व समास आ गया। शुभागम, शुभागम में द्वंद्व समास नहीं होगा। क्या होगा? शुभागम में, शुभागम में होगा बहुव्रीहि समास। निम्नलिखित में से गो का अनेकार्थक शब्द समूह है। गो, गो का अनेकार्थक शब्द समूह क्या है? तो गो का अनेकार्थक शब्द समूह होगा स्वर्ग, सूर्य और बेल। क्या होगा? स्वर्ग, सूर्य और बेल। क्या हो जाएगा? गो का अनेकार्थक शब्द स्वर्ग, सूर्य और बेल। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी पत्र नहीं है? कौन सा क्या है? सरकारी पत्र नहीं है। तो सरकारी पत्र कौन सा नहीं होता? परिपत्र, परिपत्र सरकारी पत्र होता है। अनुस्मारक, अनुस्मारक भी सरकारी पत्र होता है। पिछली सारी क्लासों में ये सब आए हुए हैं। परिपत्र क्या होता है? परिपत्र होता है जब हम एक ही पत्र को हमें कई लोगों को भेजना होता है, सेम पत्र को हमें कई अलग अलग लोगों को भेजना होता है, तो उसको परिपत्र कहते हैं। अनुस्मारक क्या होता है? अनुस्मारक होता है जब हमारे द्वारा किसी व्यक्ति या किसी अधिकारी को कोई पत्र भेजा गया है और उसका जवाब हमें अभी तक नहीं आ रहा है, जवाब नहीं मिला है, तो हम उसे पुनः एक पत्र लिखते हैं ताकि उससे स्मरण हो जाए कि पहले हमने कोई पत्र भेजा था, उसका जवाब देना है। तो वो जो दोबारा भेजा गया पत्र कौन सा है? वो अनुस्मारक पत्र है। अधिसूचना, अधिसूचनाएं सरकार द्वारा जो प्रेस जारी किए जाते हैं, जो नई चीजें, जैसे कि सरकार ने कुछ भी नया जारी किया है तो उसको अधिसूचना के माध्यम से बताती है सरकार हमें कि आज ये अधिसूचना प्रकाशित हुई है, तो आज सरकार ने ये नया किया है, नया कार्य किया है। तो ये सब तो क्या हो गए? ये सब तो सरकारी हो गए। लेकिन आवेदन पत्र, आवेदन पत्र क्या हो गया? ये सरकारी पत्र नहीं है। आवेदन पत्र क्या है? सरकारी पत्र नहीं है। नेक्स्ट है, क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? यहाँ पे क्या पूछा है? विशेषण। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, इसमें कौन सा पूछा है कि कौन सा विशेषण है? क्षणिक क्रोध जीवन नष्ट कर देता है। तो क्या बोल रहा है ये कि क्रोध जो है वो जीवन को नष्ट कर देता है। क्रोध मनुष्य नाम सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध मनुष्य का क्या होता है? सबसे बड़ा शत्रु होता है। तो जीवन नष्ट कर देता है। संकेत, संकेत तो नहीं हो रहा है, इसमें किसी प्रकार का संकेत नहीं हो रहा है। परिमाण, कोई परिमाण भी नहीं है इसमें। संख्या, संख्या भी नहीं है। तो क्या हो गया? गुण। क्या बता रहा है? क्रोध का गुण बता रहा है ये कि क्रोध कैसा है? क्रोध आपको पूरे जीवन को, आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषित शब्द है, अमेंडमेंट के लिए सही परिभाषित शब्द चुनना है अपने को। तो अमेंडमेंट क्या होता है आप सब जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ना अमेंडमेंट, यानी संशोधन, संविधान संशोधन। तो संशोधन यानी अमेंडमेंट ही तो होता है। तो क्या हो जाएगा इसका, संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध है। यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द जिसमें सभी शब्द अशुद्ध है, एक दो नहीं, तीन है तो तीन और चार है तो चार, सभी शब्द अशुद्ध होने चाहिए। तो किसमें अशुद्ध सभी शब्द, कौनते, क्या हो गया, कौनते, कृति और केकेई। तो कौन से में, फर्स्ट ऑप्शन में सभी शुद्ध शब्द अशुद्ध है, फर्स्ट ऑप्शन में सभी शब्द अशुद्ध हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। चीटी के पर लगना मुहावरे का अर्थ है। चीटी के पर लगना गाँव में बोलते हैं ना, चीटी के पर लग गए उसके, तो वो तो बहुत हवा में उड़ रहा है। तो एक दिन क्या होगा, ज्यादा हवा में उड़ेगा तो एक दिन क्या हो जाएगा भाई, जो ज्यादा हवा में उड़ता है उसके साथ क्या होता है, एक दिन नीचे गिर जाता है। क्या होता है, एक दिन नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिर जाता है इसका मतलब विनाश के लक्षण प्रकट हो रहे हैं भाई, हैं। गांव में बोलते हैं ना, वे फलाना के छोरा दो चींटी का पर लाग गया, यानी बहुत ज्यादा उड़ रहा है वो, तो विनाश के लक्षण प्रकट हो रहे हैं। क्या हो जाएगा, चींटी के पर लगना विनाश के लक्षण प्रकट होना। नेक्स्ट, ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद है। यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा है ऋग्वेद शब्द का। तो ऋग्वेद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, ऋक धन वेद। क्या हो जाएगा, ऋक धन वेद के बाद कोई स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, उसका प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। तो क्या का क्या हो गया, गो हो गया। तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। यहाँ पे क्या पूछी गई है अपने को, भाववाचक संज्ञा पूछी गई है कि कौन से विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है। भाववाचक संज्ञा किसी भी भाव को प्रकट करती है, जैसे दुख का हो गया, सुख का हो गया, तो ये भाव हो गया भाई, किसी के भाव को प्रकट करने वाली संज्ञा को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो पहाड़ और नदी, पहाड़ और नदी क्या है, नदी और पहाड़ दोनों क्या है, पहाड़ तो बहुत सारे होते हैं और नदियां भी बहुत सारी होते हैं, तो भाववाचक संज्ञा नहीं होगी इसमें। कौन सी संज्ञा होगी इसमें, होगी बताओ कौन सी संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा हो गई, नदी की जाति हो गई, पहाड़ की जाति हो गई। पहाड़ बहुत सारे होते हैं तो इन दोनों में कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। मोहन, मोहन किसी का नाम है, तो मोहन में कौन सी संज्ञा हो गई, मोहन में हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का, लड़का क्या है, पूरी जाति है लड़के की, तो इसमें क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। गंगा, गंगा एक नदी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जयपुर, जयपुर क्या है, स्थान का नाम, स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये भी नहीं होंगे। बचा क्या, बचपन और योग्यता। बचपन, बचपना क्या है, बचपने का भाव ही तो है एक, बचपना। और योग्यता, योग्यता भी भाव को प्रकट करती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बचपन और योग्यता। नेक्स्ट है, जिस समास में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहता है उसे कहते हैं, कौन सा समास कहते हैं, जिस समाज में पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप से विद्यमान रहता है। कारक चिन्ह क्या हो गया, का, के, की, में, पे, पर, ये सब क्या है कारक चिन्ह। कर्ता, कर्ता ने, कर्ता ने कर्म को
करण से संप्रदान के संप्रदान के लिए। तो ये क्या है, अलग होने के अलग होने के अर्थ में होता है। ये संप्रदान के लिए क्या होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। तो इस प्रकार ये क्या है, ये क्या है, कारक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं ये कारक चिन्ह, कितने होते हैं कारक, 8 होते हैं ना। तो ये क्या है, कारक चिन्ह होते हैं। पहले शब्द के बाद कारक चिन्ह किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। कौन सा समास है ऐसा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में भी कौन सा है, अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास में किसी न किसी रूप में कारक आपको जरूर मिलेंगे, कारक चिन्ह मिलेंगे। कारक तो नहीं मिलेंगे, कारक चिन्ह मिलेंगे। ये सब कारक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट है आह्वान शब्द का विलोम। आह्वान, आह्वान करना अर्थात क्या हो गया, किसी का बुलावा करना। आह्वान करना क्या हो गया, किसी का बुलावा करना। तो आह्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। आह्वान यानी बुलावा, आह्वान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आह्वान का विलोम हो जाएगा विसर्जन। गणपति बाप्पा मोरिया, विसर्जन किसका होता है, गणेश जी का होता है। कैसे होता है, गणेश जी की विदाई होती है। आह्वान यानी गणेश जी का स्थापना होती है, गणेश जी की तो स्थापना होती है। तो स्थापना में क्या होता है, आह्वान होता है। और उसके बाद में विसर्जन, विसर्जन में क्या होता है, गणेश जी को विसर्जित कर दिया जाता है, तालाब में या नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। तो उनको वापस भेज दिया जाता है, प्रस्थान हो गया एक तरीके से। तो विसर्जन इसका विलोम हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय रहित, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है। तो प्रत्यय रहित शब्द पूछा गया है, पत्रकार, दुस्साहस, धैर्यवान और पुत्रवत। तो पत्रकार, दुस्साहस, धैर्यवान और पुत्रवत में कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है। प्रत्यय क्या होते हैं, शब्द के पीछे जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, ये पीछे जुड़ते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, प्रत्यय। पत्रकार, धैर्यवान और पुत्रवत, ये क्या है, ये इसमें प्रत्यय है। तो किसमें प्रत्यय नहीं है, दुस्साहस में प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट है आपका पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है। पथभ्रष्ट शब्द में समास पूछा है। तो पथभ्रष्ट शब्द में कौन सा समास है, पथ से भ्रष्ट यानी अलग होने के, तो अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका उपादान से अलग होने के अर्थ में होता है ना, कनक के अनेकार्थक को प्रकट करने वाला शब्द है कनक। कनक का पर्यायवाची क्या होगा, कनक का अनेकार्थक का मतलब हो जाएगा कनक का पर्यायवाची पूछा गया है। तो कनक किसे कहते हैं, कनक, कंचन, स्वर्ण। तो क्या हो गया, कनक का पर्यायवाची, कनक का पर्यायवाची हो गया सोना। क्या हो गया, कनक का पर्यायवाची, कनक का पर्यायवाची सोना। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या बताना है, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। सीता यहाँ आ रही है, बच्चे दौड़ते हैं, वह खड़ा है और गाय चरती है। कौन चरती है, गाय चरती है। गाय क्या हो गई, कर्ता हो गई, क्रिया नहीं है। वह खड़ा है, कौन खड़ा है, वह, इसमें भी क्रिया नहीं है। बच्चे दौड़ते हैं, कौन दौड़ता है, दौड़ना क्रिया हो गई, लेकिन बच्चे दौड़ रहे हैं, विशेषता नहीं बता रही है। वह यहाँ आ रही है, तो कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है,
यहाँ आ रही है। तो क्रिया की विशेषता हो गई, तो क्रिया विशेषण क्या, सीता यहाँ आ रही है, इसमें क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल कर्ता पर ही पड़े उसे कहते हैं। कर्ता पर ही जिसका फल पड़ता है, क्रिया पर कर्म पर नहीं पड़ता, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं बताओ। पिछले जो क्लासेज ली है उन क्लासेज में कई बार आ चुका है कि जिसका फल किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। किस पे नहीं पड़ता, कर्म पर नहीं पड़ता। कर्म पर तो नहीं पड़ता और कर्ता पर पड़ता है। तो कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहेंगे। देखो सकर्मक क्रिया कहेंगे ना, कर्म पर नहीं पड़ के कर्ता पर पड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट है, इसमें से विलोम शब्दों का सही युग्म चुनिए। तो विलोम शब्द का सही युग्म चुनना है। कौन सा है सही युग्म, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ यानी कम जानने वाला, तो गलत हो गया, अवज्ञ और अल्पज्ञ। अल्पज्ञ तो विद्वान होना चाहिए। आकुचन, आकुचन का हो गया प्रसारण, स्थावर, चंचल, सम्मुख, उन्मुख। तो विलोम शब्द का सही विकल्प कौन सा हो गया, बी, आकुचन। आकुचन यानी सारण, ये बिल्कुल सही विकल्प हो गया। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी से आशा है कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों से लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। क्या करें, बेल आइकन को जरूर, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे जो आने वाले अपडेट हैं वो आपको जल्दी से मिलते रहें। और हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। सीईटी के अलावा सभी ग्रेजुएशन की, जो भी ग्रेजुएशन सीईटी में जितनी भी भर्तियाँ आएगी उसके अलावा बाकी सारी भर्तियों के आने वाले परिणाम और उनकी तैयारियां में यहाँ पे अच्छे से करवाते रहेंगे। धन्यवाद।